उपचुनाव के लिए नामांकन जारी है। आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। बता दें कि अब तक कुल 71 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। वहीं 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 अक्टूबर को नाम वापसी रखा गया है। बताया जा रहा है कि 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। तो देखिए, बताया जा रहा है कि आज नामांकन का आखिरी दिन है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सभी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है और आज आखिरी दिन है नामांकन का। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 13 नवंबर को वोटिंग होगी और आज नामांकन दाखिल करने का देखिए अंतिम दिन है। तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर देखी जा रही है। देखिए, तमाम तरह की तैयारियां भी चल रही हैं और आज नामांकन का आखिरी दिन है। सभी प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। वहीं बीएसपी भी मैदान में है। बात की जाए कांग्रेस की तो देखिए, कांग्रेस पार्टी ने नहीं प्रत्याशी उतारा है। कहा जा रहा है कि वो गठबंधन बरकरार रखेगी और समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी। तो देखिए, वहीं आज बात की जाए तो बीजेपी और सपा के जो तमाम प्रत्याशी हैं आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, क्योंकि आज अंतिम तारीख है और आज अंतिम दिन है। तो 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 अक्टूबर को नाम वापसी होगी। वहीं 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और आज नामांकन का आखिरी दिन है। तो तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि आज नामांकन का आखिरी दिन है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर देखी जा रही है। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर आज नामांकन प्रक्रिया का आज अंतिम दिन देखिए बताया जा रहा है। तो 28 अक्टूबर को जांच होगी। इसके बाद कहा जा रहा है कि 30 अक्टूबर को नाम वापसी है और 13 नवंबर को मतदान होगा। ये बड़ी खबर देखिए हम आपको बता रहे हैं। बता दें कि यूपी उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर इस बार देखी जा रही है और तमाम तरह की तैयारियां भी चल रही हैं। वहीं बता दें कि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, और बीएसपी भी देखिए इस बार मैदान में है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी, तो गठबंधन बरकरार रहेगा और आज अंतिम दिन है। सारा जानकारी के साथ संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गए। पवन, देखिए आज नामांकन का आखिरी दिन बताया जा रहा है, किस तरह का वहां पर नजारा देखने को मिला। देखिए, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग गई हैं। देखिए, नामांकन का आज आखिरी दिन है और कल बता दें कि जो प्रमुख पार्टियां थी समाजवादी पार्टी और बसपा, ये दोनों के प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। जो निर्दल उम्मीदवार थे उन्होंने भी नामांकन कर दिया है, क्योंकि कल दोपहर में बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं उनका नाम फाइनल हुआ है। तो बीजेपी का जो नामांकन है वो आज 12 बजे सुष्मिता मौर्य, जो पूर्व विधायक यहाँ से रही है मझवा सीट से, वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। भारी संख्या में उनके साथ समर्थक भी रहेंगे। और अगर सीट की बात करें तो सुष्मिता मौर्य जो बीजेपी की नेता है, वो इस समय जो रमेश बिंद मौजूदा जो प्रत्याशी के पिता है, समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी ज्योति बिंद यहाँ से चुनाव मैदान में है, उनके पिता जो रमेश बिंद है, उनको जो बीजेपी की कैंडिडेट है सुष्मिता मौर्य, उनको हराया था। तो इस बार पार्टी ने बीजेपी ने इस सीट को निषाद पार्टी को गठबंधन में न देकर के खुद लड़ने का फैसला किया है और यहाँ पे वो अपने पूर्व विधायक जिनका की गठबंधन में जाने के बाद टिकट कटा था, उनको एक बार फिर महिला को मैदान में उतारा है। और सुष्मिता मौर्य की अगर बात करें तो वो मझवा क्षेत्र में लगातार भ्रमण भी करती रही हैं और लोगों में उनका जनाधार भी अपना खुद का है। समाजवादी पार्टी की अगर बैकग्राउंड की बात करें तो रमेश बिंद यहाँ मझवा सीट से खुद बीएसपी से 3 बार के विधायक रहे हैं और बीजेपी से भदोही से सांसद रहे हैं। तो अगर जातिगत समीकरण की अगर बात करेंगे तो दोनों प्रत्याशी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। वही बसपा जो चूंकि ब्राह्मण, यहाँ मझवा सीट की अगर बात करें तो निर्णायक ब्राह्मण और बिंद समाज के जो वोटर हैं वो अंतिम निर्णायक होते हैं, लेकिन इस बार बसपा ने यहाँ पे प्रत्याशी ब्राह्मण प्रत्याशी दीपू तिवारी को मैदान में उतारा है। दीपू तिवारी की अगर बात करें, अगर समीकरण की बात करें तो लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण कैंडिडेट मनीष त्रिपाठी को तकरीबन मझवा क्षेत्र से 44,000 वोट मिले थे। उसके बाद बसपा की जो कोर वोटर है वो भी, उनके साथ भी दीपू तिवारी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं।
जी बिल्कुल पवन, अगर बात की जाए तो देखिए मझवा सीट की बीएसपी का रोल कहां पर दिख रहा है? क्या वाकई में बहुजन समाज पार्टी किसी को नुकसान और फायदा पहुंचा रही है क्या? इसमें समझने वाले समीकरण की बात है कि यहाँ तकरीबन 75,000 की संख्या में, अगर संख्या की बात करें तो 75,000 की संख्या में बिंद वोटर हैं, 60,000 की संख्या में मौर्य वोटर हैं और 85,000 की संख्या में ब्राह्मण वोटर हैं। लेकिन ये पूरा जो मत है वो पढ़ नहीं पाता। रमेश बिंद की अगर बात करें तो ज्योति बिंद की अगर बात करें जो सपा सीट से यहाँ की उम्मीदवार है, तो उनके पिताजी से लोगों की थोड़ी बहुत नाराजगी है। मजमा सीट में क्योंकि जो ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, लगातार जातिगत आंकड़ों से रमेश बिंद यहाँ से जीतते हैं, 3 बार वो बसपा से विधायक भी रहे हैं, तो उनका एक अपना अलग वोटों को सेट करने का समीकरण है। वो क्योंकि ब्राह्मण समाज यहाँ उनसे नाराज भी रहते हैं, तो उसको साधने की तैयारी जो दीपू तिवारी है, दीपू तिवारी बसपा के कैंडिडेट है, वो ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। जो बसपा के कोर वोटर हैं उनको साधने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर बात करें बीजेपी की जो प्रत्याशी है सुचिस्मिता मौर्य, उनके साथ जो भदोही के मौजूदा विधायक सांसद हैं डॉक्टर विनोद बिंद का भी यहाँ से जुड़ाव रहा है। बिंद वोटर उनके साथ भी रहे हैं क्योंकि उनका भी हॉस्पिटल है और लगातार उनसे जो यहाँ के मतदाता रहे हैं लगातार संपर्क में भी रहे हैं, लगातार उनके पास जाते भी रहे हैं। तो अगर दोनों की वोटरों की बात करें तो दोनों पार्टियां जो यहाँ के पिछड़ा वोटर हैं, निषाद वोटर है, चूंकि निषाद पार्टी को यहाँ से टिकट नहीं दिया गया है उनको। बिल्कुल हमारे साथ और 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए लखनऊ से संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं और लोकेश हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। लोकेश, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, क्या कुछ वहां पर देखिए तैयारियां देखने को मिल रही हैं? आज नामांकन का आखिरी दिन है और किस तरह के टक्कर है? देखिए आखिरी दिन है और यहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के कैंडिडेट का नॉमिनेशन एक दिन पहले ही उन दोनों ही जो उम्मीदवार के नाम घोषित किए। इस पूरे सीट की संख्या को समझते हैं आपको नजर आता है कि 2012 से 2017 के बीच में सीट बीएसपी के पास थी। उसके बाद लगातार पिछले 2 चुनाव में बीजेपी ने और इसके अलावा 20 साल पहले इस सीट पर एक उपचुनाव हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी के जो नेता थे वो यहाँ पर विधायक मंत्री के चुने गए थे और 20 साल के बाद फिर से एक बार चुनाव है। और ऐसे में इस बार समीकरण बेहद ज्यादा जो है कठिन माने जा रहे हैं। इस बार भाजपा है उसने बहुत काम किया है, तो समाजवादी पार्टी के आधार पर दलित कार्ड कर दिया है और देर शाम जो घोषणा की गई है वो इनके दलित उम्मीदवार है और इस सीट पर ज्यादा दलितों की संख्या है, इसके अलावा मुस्लिम की संख्या है। और इस सीट पर बीएसपी के परमानंद गर्ग जो कैंडिडेट फील्ड किए गए हैं भी काफी हद वैश्विक और दलित वोट को बचाए रखने के सामने जो है वो चुनौती होगी। वजह यह है कि परमानंद गर्ग भी पहले समाजवादी पार्टी के थे, चुनाव से कुछ समय पहले वो जो है शामिल हुए हैं बीएसपी के अंदर, तो उन्होंने टिकट लिया है। और इन सीट के ऊपर 2 पार्टी जो है देश में थोड़ा अपना मौजूद रखती है। आजाद समाज पार्टी वो उसके जाट कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल हमारे साथ सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए आज नामांकन का आखिरी दिन है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया और इसके बाद से समाजवादी पार्टी ने भी अपनी सभी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, किस तरह का मुकाबला और किस तरह की रणनीति समझ में आ रही है, क्या लगता है? देखिए बिल्कुल उपचुनाव की देखिए जो 9 सीटें हैं उस पर नामांकन का आज अंतिम दिन है। हालांकि समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों को नामांकन करना है और भारतीय जनता पार्टी के देखिए 8 प्रत्याशी जो हैं वो आज अपना नामांकन करेंगे। तो नामांकन को लेकर देखिए भाजपा की तैयारी पूरी है। हालांकि लिस्ट जो है उन्होंने एक दिन पहले इसलिए जारी की कि कहीं इनके प्रत्याशियों को देखने के बाद समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को ना बदल दे, क्योंकि इस तरीके की देखिए जो तस्वीर है वो लोकसभा चुनाव में देखी थी कि सपा ने एक सीट पर 3-3 प्रत्याशियों को बदला था। अब देखिए इस आपने पूरे उपचुनाव के प्रत्याशियों के देखिए नामों में देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने जहां एक तरफ देखिए पीडीए का दांव खेला है यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, उसी के साथ साथ देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी की काट ढूंढी है और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से पिछड़ों को वोट दिया, मुस्लिमों को वोट दिया, दलितों को वोट दिया है,
ऐसी ही ये पूरी जो एक कहा जा सकता है कि इंजीनियरिंग है, ये भारतीय जनता पार्टी ने भी देखिए की है। अब दिलचस्प देखिए ये है क्योंकि ये जितनी भी देखिए 9 सीटें हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ये कहा जाता है कि निर्णायक स्थिति में होते हैं। देखिए पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि तमाम सीटों पर देखिए सभी को पता है कि करहल की बात कर लें तो वहाँ पर यादव जो है वो शाक्य हैं, वो निर्णायक स्थिति में रहते हैं। अगर हम फूलपुर की बात कर लें या फिर अगर हम बात कर लें कटहरी की सीट पर, वहाँ पर देखिए ये देखा जाता है कि जो बिंद हैं, जो मल्हा हैं, वो निर्णायक स्थिति में रहते हैं। तो इस बार पूरी एक सोशल इंजीनियरिंग करी गई है देखिए, क्योंकि लंबे समय से एक एक सीट पर देखिए सर्वे कराया गया था कि कौन सी यहाँ पर जो जाति के लोग हैं निर्णायक स्थिति में हैं, और उसी आधार पर ऐसे प्रत्याशियों को उतारा गया है। करहल से आप देखिए अनुजेश प्रताप यादव को उतारा गया है, दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव है, भाजपा ने भी एक अपना नया समीकरण चला है, चंद्रशेखर की पार्टी ने भी देखिए चला है। तो बस ये देखना दिलचस्प है क्योंकि देखिए जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं, ये किस पार्टी पर देखिए भरोसा जताते हैं, भाजपा पर जताते हैं, सपा पर जताते हैं, क्योंकि ये चुनाव जो है देखिए, हालांकि बहुजन समाज पार्टी भी देखिए चुनाव लड़ रही है, लेकिन चुनाव की जो सीधी टक्कर है, चुनौती है, वो भाजपा और सपा के बीच में देखी जा रही है। और आज नामांकन का अंतिम दिन है, जिसके बाद सभी लोग अपने प्रचार प्रसार में जुटेंगे। वहां पर माहौल नजर आ रहा है। देखिए आज नामांकन का आखिरी दिन है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये आज जो है नामांकन का आखिरी दिन है। हालांकि कल जो है कुछ लोगों ने जो नामांकन किया था जो निर्दलीय हैं, लेकिन और कल जो है सभी की लगभग पार्टियों की जो तस्वीर सामने आ गई, प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। जैसे कि भाजपा से जो है सुरेंद्र दिलेर हैं, जो कि तीसरी पीढ़ी है अपने परिवार के जो राजनीति में उतरे हैं और उनको टिकट मिली है उपचुनाव में। खैर से वहीं बात करें सपा और कांग्रेस के गठबंधन की, तो चारुकेन जो है इस बार प्रत्याशी रूप में सामने आई है, जो कि पिछले 2022 की बात करें तो बसपा से उन्होंने चुनाव लड़ा था और काफ़ी कड़ी टक्कर देकर, हालांकि वो हार गई थी लेकिन कड़ी टक्कर दी थी, बसपा से चुनाव लड़ा था। वहीं अगर बात की जाए तो इस बार बसपा का जो प्रत्याशी है उसका नाम जो है हालांकि ऊपरी स्तर से सामने नहीं आया, लेकिन जिला अध्यक्ष ने एक डॉक्टर पहल सिंह है उनका नाम सामने लाया है। उनका नाम सामने आने के बाद बसपा का भी प्रत्याशी लगभग घोषित नजर आ रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि ऊपर लखनऊ से या दिल्ली से नहीं है। वहीं अगर बात की जाए तो एएसपी आज़ाद समाज पार्टी की, तो नितिन चौटेला यहाँ से जो है अपना जो है एएसपी से जो पर्चा भर चुके हैं। यहाँ पर यानी कि 4 नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन कड़ी टक्कर देखने को जो मिलेगी वो भाजपा और सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच दिख रही है, जिनके प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर और चारुकेन है। चारुकेन और अगर सुरेंद्र दिलेर की बात की जाए तो दोनों ही राजनीतिक मामले में पुराने परिवार से आते हैं और दोनों ही खैर क्षेत्र में अपनी पकड़ रखते हैं और पिछले 1 दशक से लगातार जो है वो अपने फील्ड में नजर आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पर्चा बांट रहे हैं। और वहीं जो बात की जाए तो हमारे साथ सहयोगी देखिए सचिन हमारे साथ जुड़ गए मुजफ्फरनगर से। सचिन, नामांकन का आज आखिरी दिन है, मुजफ्फरनगर की बात की जाए, यहाँ पर किस तरह का माहौल है और पार्टियों में किस तरीके से टक्कर दिखाई दे रही है इस बार की? देखिए, मीरापुर उपचुनाव की अगर अब बात करें तो यहाँ तकरीबन 3.5 के लगभग जो मतदाता है वो 13 नवंबर को अपने मत का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके अलग यहाँ अहम भूमिका मुस्लिम समाज यहाँ 25% है, गुज्जर समाज यहाँ 20% है और जो SC/ST समाज है वो यहाँ 20% है। इसके साथ अन्य कई जातियाँ हैं जो यहाँ 15 से 10% के बीच है। लेकिन इन तीनों पार्टियों पर सभी की नजरें गड़ी हुई है, क्योंकि इस मीरापुर उपचुनाव में 3 प्रत्याशी मुस्लिम हैं जबकि 1 प्रत्याशी हिंदू है, जिसमें RLD से मिथिलेश पाल देर रात्रि प्रत्याशी बनाई गई है जो भाजपा की नेत्री थी, और लेकिन उन्हें देर रात्रि RLD ने अपना सिंबल लेकर नामांकन करने के लिए आज दिया है। आज वो नामांकन करेगी जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई। लेकिन जमीनी स्तर की हम बात करें तो RLD के सिंबल पर बीजेपी नेत्री के लड़ने पर स्थानीय लोग भी नाराज हैं और जो RLD के समर्थक है वो भी नाराज है, क्योंकि यहाँ कहना है कि जो पूर्व सांसद है और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है, उनकी पुत्रवधू को टिकट हुआ है सुंबुल राणा को, उनकी यहाँ मजबूती बड़ी बेहद ही खास मानी जा रही है, क्योंकि कादिर राणा इस क्षेत्र से पूर्व से लगाव रखते हैं और यहाँ के मतदाताओं से उनका पुराना जुड़ाव है। इसके चलते अभी ये तो स्थिति स्पष्ट नहीं है कि यहाँ आखिरकार जब परिणाम आएंगे क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं RLD और समाजवादी पार्टी के बीच मीरापुर
चुनाव पर महामुकाबला होगा, जिसमें लोगों की माने तो यहाँ से समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ सचिन। तो देखिए 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और हम आपको बता दें कि प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है और आज नामांकन का आखिरी दिन है। देखिए सीसा मऊ से बात की जाए, सुरेश अवस्थी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से नसीम सोलंकी हैं और वीरेंद्र कुमार शुक्ला बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं मीरापुर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए मिथिलेश पाल है भारतीय जनता पार्टी से और सुंबुल राणा है एसपी से, शाह नजर है और देखिए फूलपुर की अगर बात की जाए तो दीपक पटेल है, मुस्तफा सिद्दीकी है और जितेंद्र कुमार सिंह है। तो ये प्रत्याशी हैं जिन पर कहा जा रहा है कि आज इनका नामांकन का आखिरी दिन है और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। और देखिए 13 नवंबर को मतदान होना है, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी की जा रही हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। लगातार देखा जा रहा है कि नई नई रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि अगर बात की जाए ये 9 विधानसभा सीट जो है साख और नाक की बात कही जा रही है। और हमारे साथ सहयोगी लगातार बने हुए हैं, सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप देखिए आज नामांकन का आखिरी दिन है, तमाम तरह की तैयारियां भी चल रही हैं। बता दें कि अगर बात करते हैं बीएसपी का रोल कहां पर दिख रहा है, देखिए बहुजन समाज पार्टी 14 साल बाद उपचुनाव में उतरी है। ये सभी को पता है और उसी के साथ साथ ये भी है कि वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं। खुद मायावती ने देखिए इस बात को कही थी कि हम किसी के गठबंधन के साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारी पार्टी की जैसी देखिए स्थिति है वैसे ही हम प्रत्याशियों को उतारेंगे। और देखिए करहल की सीट की बात करें या फिर अन्य जगहों की बात करें, वहां पर देखिए टक्कर दिखाई दे रही है। खुद भारतीय जनता पार्टी देखिए इस बात को मानती है कि यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई है, क्योंकि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने भी देखिए अपना प्रत्याशी उतारा है। और देखिए बहुजन समाज पार्टी का देखिए जनाधार का जो ग्राफ है वो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में देखिए कम हुआ, इसके पहले कई अन्य विधानसभा चुनाव में भी देखिए देखा गया कि जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा था। लेकिन मायावती भी थोड़ा देखिए जो सक्रिय नजर आई, आकाश आनंद की भूमिका भी देखिए युवाओं के बीच में एक अलग पैठ बना चुकी है। तो ये देखा जा रहा है कि अब धीरे धीरे जो है वो बहुजन समाज पार्टी अपने ट्रैक पर वापस आ रही है, क्योंकि देखिए दलित पिछड़ों की अगर ये कोई पार्टी देखिए कही जाती थी, बहुजन समाज पार्टी कही जाती थी और जो दलित हैं वो देखिए मायावती को पूजने का काम करते थे। तमाम जो देखिए लखनऊ में रैलियां होती थी, वो रैलियों से पूरा जो लखनऊ शहर है वो पूरा नीले झंडों से पट जाता था, गाड़ियां इतनी आती थी। जिस सड़क पर भी आप देखेंगी वहां पर आपको बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नजर आते थे। लेकिन जब उन्होंने देखिए दूरी बनाई, सिर्फ मात्र वो बिल्कुल संदीप आपके पास दोबारा आएंगे, हमारे साथ सहयोगी दीपक जुड़ गए हैं कानपुर से। सीसा मऊ का देखिए अगर बात की जाए सीट तो बेहद दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर बात करते हैं यहाँ पर और किस तरह की रणनीति समझ में आ रही है दीपक? आपको नंदनी की जो बीजेपी है उसने भी ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है और बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जो है वो ब्राह्मण प्रत्याशी को उतार करके मुकाबले को जो है दिलचस्प कर दिया गया। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट इरफान सोलंकी की पत्नी के रूप में उतारा है। और देखिए बताऊं कि यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जो है वो कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि सुरेश अवस्थी जी ने बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। 2017 में जो है वो चुनाव लड़े थे इरफान सोलंकी के खिलाफ और देखिए बेहद कम मार्जिन से जो है जीत हार हुई थी और उसमें समाजवादी पार्टी की इरफान सोलंकी ने बाजी मारी थी। तो इस बार जो है वो बीजेपी कोई कोर कसर जो है वो छोड़ना नहीं चाह रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया गया है। कहीं ना कहीं जो है वो सिंपैथी वोट जो है वो नसीम सोलंकी को मिल सकता है। और इसके अलावा बीजेपी भी जो है वो अपने सारे दांव जो है वो खेल रही है। प्रतिष्ठा की सीट जो है वो सीसा मऊ सीट अब बन चुकी है, इसलिए बीजेपी जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। चाहे वो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हो, चाहे वो विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता हो, सभी जो है घर घर जा करके जो है वो प्रदेश और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो लोगों को बता रहे हैं और उसके जरिए जो है वो वोटों की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए मैं बताऊं, अब से कुछ समय पहले जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीसा मऊ में एक जनसभा की थी,
और उस जनसभा के दौरान जो है सीएम ने कहा था कि लाल इमली को जो है पुनः चालू करेंगे और जो उनके वर्कर हैं उनके लिए भी जो उनकी मांगे हैं वो मानी जाएंगी। लेकिन अभी तक जो है वो लाल इमली की जो कर्मचारी हैं उनकी मांगे नहीं मानी गई हैं।